नाइज़म मदीनतुल औलिया से जो तहरीक शुरू होती है वो अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचती है। क्या आप समझते हैं कि 30 नवंबर का जलसा मौजूदा हुकूमत के खात्मे पर जो है वो खात्मे का बायस बनेगा? ये मुल्तान ने हमेशा बहुत अहम रोल अदा किया है और इस मर्तबा भी जो जलसा आम होगा उसके बहुत अच्छे नताइज निकलेंगे और ये मैं समझता हूँ कि ये इस खिते में सबसे बड़ा जलसा आम होगा। मुश्किल टाइम पे वापस आना और जो है दोबारा एक उनको आज रिलीफ मिलने का सर आप क्या समझते हैं? देखिए उसका तो मैं स्पोक्स पर्सन तो नहीं हूँ, तो ये तो आप गवर्नमेंट से सवाल करें, मुझसे तो आप नहीं कर सकते। बतौर सियासतदान भी मुझे उनके बारे में नहीं मालूमात नहीं है। देखें वो ये एक बहुत बड़ा ये टारगेट है, मगर मैं समझता हूँ कि ये कम पड़ जाएगा। सर ये बताइए कि पीडीएम में दरारें डालने के लिए हुकूमत मुख्तलिफ कंडे इस्तेमाल कर रही है और दीगर कुव्वतें भी काम कर रही हैं। आप क्या समझते हैं इसके मुस्तकबिल कि क्या इसमें टूट पड़ने का अंदेशा है, जैसे बयानिए का रफड़ डाला गया है? देखें पहली तो बात यह है कि हर जमात जो है उसका अपना मंशूर है और उसका अपना प्रोग्राम है और हमारा कोई इलेक्शन अलाइंस नहीं है और अभी हमारे चंद नुकात पर जैसे ह्यूमन राइट्स हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं और उससे हट के इकनॉमिक राइट्स हैं, माशी हकूक़ के लिए और मीडिया की आज़ादी के लिए, सिविल सुप्रीमेसी के लिए और लोगों की जो तकालीफ़ हैं महंगाई के ख़िलाफ़ और जो किसानों के मसाइल हैं और जो सरकारी मुलाजमीन के मसाइल हैं, उनके लिए हम तमाम पीडीएम मुत्तफ़िक हैं। सर आपकी वज़ारत उज़्मा के दौर में आप अपोजिशन को साथ लेकर चले और बाकायदगी से भी एक रिकॉर्ड है पाकिस्तान की तारीख में, असम्बली में आते रहे और जवाब भी देते रहे, जबकि मौजूदा हुकूमत का जो माटो है वो सिर्फ अपोजिशन को गालम गलोच करना और तनकीद करना है। तो क्या समझते हैं ऐसे में हुकूमत 5 साल पूरे कर सकती है? कि मतलब ये है कि अपोजिशन एक बहुत बड़ा असासा होता है किसी कौम का और अपोजिशन इज़ ऑलवेज़ द गवर्नमेंट इन वेटिंग और गवर्नमेंट इन वेटिंग को रिस्पेक्ट देना जो है वो बहुत ज़रूरी है और बतौर प्राइम मिनिस्टर के मैंने अपोजिशन और तमाम दीगर जमातों को साथ लेकर चला था और उसके नताइज भी ये थे कि हमने जितने भी आइनी तरामीम किए या हमने कानून साजी की वो मुत्तफ़िका तौर पर हमने की और तमाम हाउस ने हमें वोट किया। सर कोरोना की बढ़ती हुई सूरत हाल के पेश नज़र अज़लई इंतज़ामिया अगर पीडीएम को जलसे की इजाज़त नहीं देती तो आपका अगला लाया अमल क्या? क्योंकि सर एनसीओसी की मीटिंग में उन्होंने कहा कि 500 से ज़्यादा अफराद जो है सियासी जलसा ये जो उसमें नहीं हो। देखें जब हम कहते थे शुरू में मुराद अली शाह साहब चीफ मिनिस्टर कि हमें लॉकडाउन करना चाहिए, हमें सख्ती करनी चाहिए, उस वक्त गवर्नमेंट अपोज़ करती थी और आज गवर्नमेंट जो है वो अदर वे राउंड है। तो इसलिए वो मेरे ख़्याल में है कि ख्याल ये है कि कुछ वो जलसों से भी घबरा गए हैं और वो नहीं चाहते कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ रहें, मगर हम एहतियाती तदाबीर करने के साथ ही हम जलसों में आएंगे। सर 2 साल से आवाम जो है मुश्किलात में घिरे हुए हैं, महंगाई है, बेरोज़गारी है और बहुत से अवामी मुश्किलात हैं। पीपल्स पार्टी का जो अपोजिशन का जारियाना रवैया होना चाहिए था उसकी बजाय पीपल्स पार्टी मसलियत का शिकार है, इसकी वजह नैब केसेस तो नहीं है? देखें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी मैच्योर जमात है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कारकुन जो है वो भी बहुत मैच्योर है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो जमात है जिनकी नर्सरी में से बहुत लोग निकले हैं और मैं समझता हूँ कि हम
जो है अपनी जो डिसीजन मेकिंग है वो हम मैच्योर तरीके से कर रहे हैं। हम किसी मसलियत का शिकार नहीं हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा अदालतों का सामना भी किया है, केसों का सामना भी किया है। हमारी लीडरशिप जो हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, उन्होंने भी अदालतों का सामना किया। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने किया, आसिफ अली जरदारी साहब ने किया, राजा परवेज़ अशरफ साहब ने किया, मैं अभी भी कर रहा हूँ, और उसके अलावा खुर्शीद शाह साहब हैं वो कर रहे हैं। तो इसलिए ये कहना कि कुछ हमें कोई तहफ़्फ़ुज़ात या हमें कुछ खौफ किसी नैब की तरफ से होगा, हम तो नैब की तरफ से बाकियों पे तो केस अभी होगा तो जेलें काटेंगे। मैं तो जेल काट चुका हूँ, तो इसलिए हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि इक़्तिदार, ये जो हुकूमत है, हुकूमत के साथ इक़्तिदार भी मिलना चाहिए। अब ये हुकूमत है मगर इक़्तिदार नहीं है। सर ये बताएं कि अगर हमारे जो मुख्तदर इदारे हैं वो किसी ऐसे लेवल पे आ जाते हैं कि वो आपसे मुज़ाकरात करना चाहते हैं, तो क्या आप उनसे करेंगे मुज़ाकरात? देखें, पहली तो बात ये है कि हमने आइन दिया भी और आइन को बहाल भी किया, और उसका बहाल करने का मकसद, आइन बनाने का मकसद ये है हर इदारा अपने दायरे कार में रहते हुए काम करे। तो अगर कोई ऐसी नौबत आएगी तो वो लीडरशिप हर पार्टी की मौजूद है, वो डिसीजन लेंगे अपनी मशावरत के साथ। सर ये जलसों से सर कोई नताइज सामने ना आए, अगला लाएअमल क्या हो सकता है? देखें, हमने तो इब्तदा ये की थी कि हम जलसे भी करेंगे और रैलीज़ भी निकालेंगे, असेंबली के अंदर भी और असेंबली के बाहर भी हम प्रोटेस्ट करेंगे, और हमने ऑप्शन ऑफ रेजिग्नेशन भी एज आ लास्ट रिजॉर्ट हमने रखा हुआ है। सर ये फरमाइएगा कि पीपल्स पार्टी ने जो मुल्तान में जलसों के हवाले से तारीख रकम की है माजी में, 30 नवंबर को पीपल्स पार्टी अपना वो रिकॉर्ड बरकरार रख सकेगी? देखें, लास्ट टाइम जो हमारा जलसा आम हुआ था, अब मैं खुद नहीं कहना चाहता, ये मीडिया आपके सामने है, इनसे पूछ लें कि आया कि जो कासिम बाग स्टेडियम है वो मुकम्मल भरा था या नहीं भरा था। वो हमने भरा था, और अब मैं मशकूर हूँ PDM की तमाम जमातों का कि हमारा यौम तासीस भी है उस दिन 30 नवंबर को, और उन्होंने वो जो हमारी रिक्वेस्ट थी कि हम 30 को हम ये जलसा मुल्तान करना चाहते हैं, तो उन्होंने फ़राख दिली के साथ कबूल किया और सारे शामिल होंगे, तो मैं उनका मशकूर। अगर 30 नवंबर की जो PDM का जलसा होने जा रहा है, अगर उसमें कोरोना केसेस बाद में जलसे के बाद ज़्यादा अगर बढ़ जाते हैं तो खुदा ना खास्ता कुछ अमवात होती हैं, तो क्या आप उस चीज़ का खमियाजा भुगत लेंगे? अगर देखें, जो पहले अमवात हुई है किसी ने खमियाजा भुगता है, तो मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ हम मोहतात तरीके के साथ करेंगे, मगर हम तो पहले भी हमारा इनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टांस रहा है, और मगर अब इनका स्टांस ये है कि ख़ुद अगर जलसे करें और दूसरों को रोकें तो उसमें मेरा ख्याल है मॉरल कोई एक ग्राउंड्स नहीं बनते। सर पीपल्स पार्टी कहती है कि मौजूदा हुकूमत अवामी मैंडेट चोरी करके आई है, तो क्या आप समझते हैं कि इन्हें जाना चाहिए और ये कब तक जाएंगे? देखें, पहली तो बात ये है कि हमारा जो मौक़िफ़ है, हमने कोई आज नहीं, हमने पहले इलेक्शनों की बाबत भी हमने बहुत अपने तहफ़्फ़ुज़ात दिए और कहा कि ये इलेक्शंस जो थे दे वर स्टोलन, और हमने अंडर प्रोटेस्ट हमने असेंबलियों में बैठने के लिए हमने डिसीजन लिया, चूँकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डेमोक्रेसी में बिलीव करती है, रूल ऑफ लॉ में बिलीव करती है, कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव करती है, तो इसलिए हमने हमेशा वो ऑप्शन अडॉप्ट किए जो कॉन्स्टिट्यूशनल हो। तो बाकी मैं समझता हूँ कि जलसे जो हैं वो गवर्नमेंट को वीक कर चुके हैं, ऑलरेडी वीक कर चुके हैं।
تو باقی میں نے آپ کو کہا کہ وہ اقتدار ان کے پاس جو ان کے پاس اقتدار تو ہے مگر ابھی تک ان کے پاس اختیارات نہیں ہیں. سر آپ نے پارلیمنٹ کے فلور پر ایک دفعہ آپ نے کہا تھا کہ اسٹیٹ جو ہے نا آپ نہیں چل سکتی اور اس کے بعد آپ کو خمیازہ بھی بھگتنا پڑا. یہ اسی چیز کا تسلسل ہے کہ 50 سال سے ہم جو ہے نا اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ کا جو مسئلہ ہے اس کو دیکھیں دس از جو کیا سمجھنے کے قریب ہے یا اسی طرح چلتا رہے گا؟ دیکھیں پہلی تو بات یہ ہے کہ جو میری بات ہوگی وہ ڈفرینٹ کانٹیکسٹ میں 10-12 سال پہلے کی ہے. اب موجودہ سینیریو میں جو ہم جو اسٹرگل کر رہے ہیں وہ سپریمیسی آف دی سویلین سیٹ اپ کے لیے کر رہے ہیں اور پارلیمنٹ کی سپریمیسی کے لیے کام کر رہے ہیں, آئین کی بالادستی کے لیے کام کریں, قانون کی بالادستی کے لیے کام کریں, عوام کے معاشی حالات کو بہتر کرنے کے لیے اسٹرگل کر رہے ہیں, جمہوریت کے لیے ہم اسٹرگل کر رہے ہیں اور خصوصاً آپ کے میڈیا کو آزاد کرانے کے لیے اسٹرگل کر رہے ہیں. تو اس لیے اب سینیریو ڈفرینٹ ہے, وہ سینیریو ڈفرینٹ ہے. گلگت بلتستان سر الیکشن میں پریپول ریگنگ کے الزامات لگ رہے ہیں حکومتی مشینری کے اوپر, آپ کیا نتائج دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں میں تو آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بہت ہی گراس روٹ لیول پہ جا کر پارٹی کو آرگنائز کیا ہے. ایک وہاں کے ضلع کے 2-2, 3-3 جلسے کیے ہیں اور وہ ایسی جگہوں پہ پہنچے ہیں جو آج تک کوئی ان کے مقامی لوگ بھی نہیں پہنچے تھے. تو پیپلز پارٹی خاصی موبلائز ہو چکی ہے. اور دوسرا میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں, پری پول ریگنگ یہ ہے کہ پرائم منسٹر کو اس موقع پہ جا کر کوئی وعدے وعید نہیں کرنے چاہیے تھے الیکشنز کے موقع پر, اور وفاقی وزراء کو بھی وہاں جا کر کمپین نہیں کرنی چاہیے, چونکہ اگر وزیر جائیں گے اور اگر اسٹیٹ مشینری استعمال ہوگی تو وہ اٹ ول بی ٹیکن ایز پری پول ریگنگ. تو باقی جہاں تک پبلک اوپینین ہے وہ ہمارے حق میں ہے. سر جو بائیڈن کی کامیابی سے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ خطے پر کچھ مثبت اثرات پڑیں گے خصوصاً پاکستان پر؟ دیکھیں جو بائیڈن کی کامیابی کے موقع پر میں سمجھتا ہوں کہ جو امریکہ کی پالیسی ہے وہ بڑی کنسسٹنٹ رہتی ہے, کوئی زیادہ اس میں تبدیلی نہیں آتی. مگر ایک چیز کا فائدہ جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ ضرور ہوگا کہ تھوڑا سا مسلمانوں کو یا جو ایک وہاں باہر سے جو لوگ سیٹل ہوئے ہیں ان کو ریلیف ملے گا. افغانستان سے طالبان والے معاملات میں سر آپ کیا سمجھتے ہیں جو بائیڈن سے؟ دیکھیں میں افغانستان کی بابت ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان دنیا کے تمام کیپٹلز دارالخلافہ جتنے بھی ہیں ان میں اگر سب سے اہم میرے نقطۂ نظر سے ہے وہ ہے کابل. کیونکہ کابل جو ہے افغانستان اور پاکستان جیوگرافیکلی, ہسٹوریکلی, کلچرلی اور ریلیجس وائز اور ایز نیبرز دے آر ٹیکن ایز ٹوئن بردرز. ہم جڑواں بھائی ہیں. جو وہاں کچھ ہوتا ہے اس کے اثرات پاکستان پہ ہوتے ہیں, جو پاکستان میں ہوتا ہے اس کے اثرات جو ہیں وہ وہاں ہوتے ہیں افغانستان میں. تو اس لیے ہمارے انٹرسٹ میں ہے انڈیپینڈنٹ افغانستان. سر مقبوضہ کشمیر کے عوام پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں مسلمانوں پر, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری خارجہ پالیسی ناکام ہے کہ ان کے لیے ابھی تک کچھ نہیں کر سکے ہم عالمی سطح پر؟ دیکھیں جو انہوں نے ابھی آئینی ترمیم کی ہے وہ 72 سال میں یہ نہیں کر سکے. کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ اس قسم کا اقدام کوئی گورنمنٹ انڈیا کی اٹھا سکتی, مگر ان کے دور میں اس قسم کا اقدام ہوا ہے جو سابقہ ادوار میں کبھی نہیں ہوا. جو میرے ادوار میں تو ہم جوائنٹ پریس کانفرنس کرتے تھے ود دا پرائم منسٹر آف انڈیا, اور ہم کہتے تھے کہ کشمیر کے بابت, سیاچین کے بابت اور جو اور ایشوز ہیں, کور ایشوز ہیں, اس کو ہم بیٹھ کے ہم اس کو سالو کریں گے. اور ہمیشہ ہمارا فوکس رہتا تھا کہ کشمیر کی جو پرائرٹی واز نمبر 1, اور اس کو تسلیم کرتے تھے ہندوستان کی لیڈرشپ بھی, اور پہلے بھی کرتے رہے ہیں, ہمارے دور میں بھی کرتے ہیں. یہ پہلا موقع ہے کہ اس قسم کا اقدام ہوا ہے, تو اب اس کو میں کیسے اپریشیٹ کر سکتا ہوں
کہ فॉरेन पॉलिसी आपकी कामयाब है। पीडीएम का हिस्सा है सुप्रीम कोर्ट का एग्रेसिव दिखाई दे रही है या साजिद के बयान और उन्हीं के बाकी जो रहनुमा है अभिनंदन के हवाले से जो बयान दे रहे हैं इस हवाले से आपकी क्या किसकी बाबत? अभिनंदन के हवाले से जो बयान देखें, जब मेरी शर्म शेख में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से मुलाकात हुई थी, अभी मुझे चंद दिन ही हुए थे वज़ीर आज़म बने हुए, तो हमने उनसे प्रोटेस्ट किया था कि जो इंडिया है वो इंटरफेयर कर रहा है बलूचिस्तान में, और इसी ही तरीके से हमने उनसे कहा था कि हम तमाम कोर इश्यूज़ जो हैं वो उस पर हम आपसे बात करने के लिए तैयार हैं, और उन्होंने भी यही कहा कि हम भी तैयार हैं, और हमने उनकी इंटरफेरेंस की निशानदेही बहुत पहले की थी। तो इसलिए कलभूषण के मामले में जो पॉलिसी है गवर्नमेंट की, वो उसको इट इज़ नॉट बीइंग सपोर्टेड बाय द ऑपोजिशन। आज वाले वाक़ये पर सर आर्मी चीफ की जानिब से कोई रिस्पॉन्स करना, और आप इसको मज़ीद कैसे देखें? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि हमारी लीडरशिप, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बयान आ चुका है, और उसके बयान आने के बाद मैं नहीं समझता कि हमें कोई उसके ऊपर और मज़ीद कोई अपनी राय देने की ज़रूरत है, मगर लाजम है कि अभी सरबराही इजलास भी हो रहा है पीडीएम का, और स्टीयरिंग कमेटी का भी इजलास हो रहा है। अगर कोई तहफ़्फ़ुज़ात किसी को होंगे वहाँ दूर हो जाएंगे। सर जनूबी पंजाब सूबे के हवाले से तो देगा, आपने भी एक तहरीक चलाई करते हैं, अब सेक्रेटरीट तक बात आप और सर अगर ये आपसे भी वोट की दरख्वास्त करती है तहरीक साहब, तो आपका वोट किस तरफ? और सर इसी को मैं सुल्तान मरकज इसी बात को आगे बढ़ाऊंगा। सर आपने जो कमीशन बनाया था अपने दौर में, सबसे बेहतरीन सिफारिशात उस कमीशन ने मुरतब की थी, लेकिन उस पर अमल होने की बजाय हमें आपस में लड़वा दिया मुल्तान भावलपुर। आपको मुकम्मल सच्चाई का नहीं पता। हमने कोई करारदाद वगैरह हमने पास नहीं की थी, हमने मुकम्मल अपर हाउस से बिल मंजूर करा लिया था कि जनूबी पंजाब सूबा बनेगा। तो अगर हमारी मेजॉरिटी नेशनल असेंबली में भी होती तब का सूबा बन चुका होता, मगर आज वो ये कह रहे हैं कि हम वहाँ सूबा बनाएंगे। प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान को, तो पहले जो वादा किया था जनूबी पंजाब का, पहले वो तो बनाएं, और उन्होंने बजाय सूबा बनाने के उन्होंने आपस में लड़वा दिया है। सेक्रेटेरिएट के मामले में हमें सेक्रेटेरिएट नहीं चाहिए, हमें सूबा चाहिए। थैंक यू।